देखिए कल आप लोगों को लास्ट बता रहे थे, अभी देखिए चैप्टर तो स्टार्ट हुआ नहीं है, बेसिक क्लास चल रहा है। तो बेसिक क्लास में थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा, ये नहीं कि आप पूरा डिटेल्स में जा रहे हैं, पूरा डिटेल्स में जा रहे हैं। हाँ, वैसा नहीं, वो चैप्टर पे आएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे कि कल आप लोगों को बता रहे थे पार्टिकल्स के बारे में, कण के बारे में ना। तो कण में पार्टिकल्स के बारे में बता रहे थे, इसमें आपको तीन चीज बताए थे: एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु, आयन, अणु ना। तो एटम के बारे में बताए थे, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का सबसे छोटा कण होता है। तत्वों का सबसे छोटा कण होता है, ये क्या होता है? तत्वों का सबसे छोटा कण होता है। तत्वों का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यही ना पढ़े हैं आप लोग एटम का डिफिनेशन? क्या होता है? तत्वों का सबसे छोटा कण होता है, यानी तत्वों का सूक्ष्मतम पार्टिकल, सूक्ष्मतम बोलिए या सबसे छोटा कण, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल में लिखिए जैसे हाइड्रोजन, हाँ, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, ईटीसी, ये सभी क्या है? एटम है। ये सभी क्या है? एटम है। ठीक। अब अगर हम आयन का बात करते हैं, आयन की यदि लेते हैं तो आयन पे चार्ज होता है। क्या होता है? आयन पे चार्ज होता है। और चार्ज कब डेवलप होता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर चार्ज उत्पन्न होता है, उसे आयन कहते हैं। हाँ, यानी कहने का मतलब किसी भी तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने पर आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है, जिसे आयन कहते हैं। जिसे आयन कहते हैं, यही ना, जिसे आयन कहते हैं। अब देखिए, मान के चले कोई एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो इसका एग्जांपल जैसे लेंगे, जैसे एक्स को एलिमेंट मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इस पे चार्ज क्या दे देंगे? प्लस। अगर यही है एक्स को एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे चार्ज क्या दे देंगे? माइनस। तो यहाँ हुआ है इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हुआ है इलेक्ट्रॉन का गेन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। बात समझ गए? इसका भी एग्जांपल लेंगे अभी हम, जैसे कि H प्लस ले लेंगे, हाँ, Na प्लस ले लेंगे, O पे 2 माइनस आता है, वो डबल माइनस ले लेंगे, F 1 माइनस ले लेंगे, क्लोरीन 1 माइनस ले लेंगे। बात समझ गए? सोडियम पे 1 प्लस ले लेंगे, मैग्नीशियम पे 2 प्लस ले लेंगे। तो जो जिस पे जितना प्लस चार्ज आ जाए उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जिस पर जितना माइनस आ जाए वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब ये चार्ज डेवलप के बारे में बात होता है कि आखिर ये चार्ज डेवलप होता कैसे है। कैसे जानेंगे कि मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, सोडियम पे 1 प्लस होता है, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है? तो सारा चीज आप लोगों को बताएंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं अणु के बारे में, ठीक ना। अणु का अगर बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी अणु, अणु जो होता है ये आपका
एटम के मिलने से होता है। हाँ, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। कम से कम इसमें 2 एटम होना चाहिए, कम से कम, यानी आप सीधा शब्द में याद रखिएगा, हाँ, परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। हाँ, कम से कम कितना परमाणु? 2 परमाणु। जैसे कि देखिए H2 लिख दिए, कितना इसमें? 2। जैसे O2 लिख दिए, Cl2 लिख दिए, बात समझ गए? P4 लिख दिए, S8 लिख दिए। हाँ, ये फास्फोरस, ये सल्फर है। ये हमारे प्रकृति में, हमारे वायुमंडल में जब भी फास्फोरस रहेगा हमेशा ये P4 के ग्रुप में रहता है, यानी 4 एटम के समूह में रहता है। तो कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना हो? तो जैसे कि H2, ये हमेशा प्रकृति में H2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहता है, फास्फोरस हमेशा P4 के ग्रुप में रहता है, सल्फर हमेशा 8 गो सल्फर, यानी कि सल्फर के 8 एटम का एक ग्रुप बना के रहता है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। इसे जैसे हम H2O ले ले, NaCl ले ले, H2SO4 ले ले, ETC, ये सब क्या कहलाएगा? अणु। तो परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। तो परमाणु कम से कम कितना? 2, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो जाएगा, 10, 5, 20, कितना हो जाए, बड़ा से बड़ा अणु बनेगा। बात समझ गए? तो इसके बारे में थोड़ा सा कल आप लोगों को बताए थे डिफिनेशन, लेकिन नहीं लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, हैं? तो थोड़ा लिख लीजिए। हाँ, अणु लिख करके, हाँ, इस तरह से लिख करके लिख लीजिए, परमाणु लिख करके डाइस दीजिए, लिख लीजिए, फिर अणु लिख करके डाइस दीजिएगा, लिख लीजिए, फिर मॉलिक्यूल्स लिख कर क्या कहते हैं, आयन लिख करके डाइस दीजिएगा, लिख लीजिएगा। बात समझ गए? एक एक करके। इधर का ये लिख लिए एटम का है, एटम वाला लिख लिए, इसको मिटा इधर वाला। आयन का लिख लीजिएगा एग्जांपल। जैसे ये तो X प्लस X माइनस दिए है ना, इसका एग्जाम जैसे हम H प्लस दे दिए, या हाइड्रोजन आयन जैसे Cl माइनस दे दिए, क्लोरीन आयन जैसे कि K प्लस दे दिए, पोटेशियम आयन, हाँ, जैसे कि Mg डबल प्लस दे दिए, मैग्नीशियम आयन जैसे कि O डबल माइनस दे दिए, ऑक्सीजन आयन ETC। समझ गए? तो जिसपे चार्ज डेवलप हो जाए वो आयन कहलाता है, जिसपे चार्ज डेवलप हो जाए आयन कहलाता है। वो एग्जांपल में 1-2 लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए इस जगह थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। मिलने का मतलब क्या? कम से कम 2, कम से कम, अकेले तो मिलन नहीं है हो सकता है जी, कम से कम 2, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ गया? ये ध्यान में रखना है। बेटा इसको अब ये भी एग्जांपल लिख लिया था ना आयन का, ठीक। हाँ भाई, ये थोड़ा सा विशेष रूप से देख लेते हैं। हाँ, मान के चलिए, देखिए हम लेते हैं सोडियम। क्या ले लिए? सोडियम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? 1। तो इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा? 1 चार्ज डेवलप होगा। तो अब दोनों में थोड़ा सा अंतर आप बताइएगा। ये सोडियम है और ये सोडियम आयन न है, तो इसका मतलब ये क्या है मेरा? ये तो एटम है, ये क्या है, और ये क्या कहलाएगा? आयन। ये एटम कहलाएगा और वो क्या कहलाएगा? आयन। इसको बोलेंगे सोडियम परमाणु, इसको बोलेंगे सोडियम आयन।
यहां आपके पास आपको पूछेगा बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर यानी इसका कहेगा परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना रहेगा 11। ठीक, कहेगा इसका द्रव्यमान संख्या कितना लिखिएगा 23 ना, 23। कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या कहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका कितना होगा 11 होगा। कहेगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या कितना लिखेगा 11 लिखेगा, क्योंकि ये परमाणु है, जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या वही प्रोटॉन की संख्या, यानी Z बराबर E बराबर P ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस पे, इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए द्रव्यमान संख्या, इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ये तो पहले आप जान रहे क्या है, ये आयन है, क्या है ये आयन है। यहां भी अगर आपसे पूछेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा 11 ही रहेगा। द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा, अगर इसका पूछे द्रव्यमान संख्या तो कितना होगा, द्रव्यमान संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी चार्ज रहने पर मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या भी कितना रहेगा 23। कहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होगा। यहाँ एटम है तो 11 इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस न कर चुका है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 में से घटा देंगे, कितना बचा 10 बचा, समझ गए। कहेगा प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन्स की संख्या 11 ही होगा। तो एटम है तो Z बराबर E बराबर P, अगर आयन है तो Z बराबर P होगा, डज नॉट इक्वल E होगा। समझ में आ गया बात, यानी कि आयन में परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। एटम में तीनों बराबर होगा। अब एटम में आपसे न्यूट्रॉन पूछ दिया, क्या पूछ दिया न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है A माइनस जेड, A माइनस जेड, तो A माइनस जेड जब होता है तो A इसका कितना द्रव्यमान संख्या कितना होता है 23, और जेड कितना 11, 23 में 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12। इसका पूछ देगा न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो ये भी कितना होगा A माइनस जेड, क्योंकि द्रव्यमान संख्या ना चेंज हो रहा है ना एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका न्यूट्रॉन्स की भी संख्या क्या होगा 12 होगा, इसका भी न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगा 12, यानी कि ये A माइनस जेड के फॉर्मूला पे चला, ये किस पे चला A माइनस जेड के फॉर्मूला पे चला, समझ गए। तो सिर्फ आप क्या देखें कि चार्ज रहने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है ना, चार्ज रहने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है। इसके लिए इस जगह याद रखिएगा, ये कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि द्रव्यमान संख्या भी परिवर्तन हो सकता है, इस जगह याद रखिएगा नोट में। आवेश रहने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझ गए, चार्ज रहने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ भी इसका देखिए द्रव्यमान संख्या 23 है, तो यहाँ भी द्रव्यमान संख्या 23 है, केवल अगर चेंजिंग हो रहा है तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो रहा है, किसमें हो रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग हो रहा है ना, बाकी कहीं नहीं। इसीलिए आपको लिखाए थे वहां पीछे जब बता रहे थे एटम के लिए, तो जब एलिमेंट न्यूट्रल रहेगा तो Z बराबर E बराबर P, लेकिन जब एलिमेंट चार्जेबल रहेगा तो Z बराबर P डज नॉट इक्वल E, तो इलेक्ट्रॉन वहां, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर ही चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा या ग्रहण होगा तो वहां चार्ज डेवलप होगा। तो कहने का मतलब जब लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी, अगर गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, तो एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर रहेगा, वो परिवर्तन हो नहीं सकता है। बात समझ गए, चलिए इसको लिख लीजिए। अब आपको समझ में आया एटम और आयन, इसको लिखिए एक एग्जांपल के रूप में लिए। यहाँ क्या किया है एक इलेक्ट्रॉन लॉस,
लिख लिए? तो दिक्कत इसमें ये ध्यान में रहेगा ना, चार्ज रहने पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग आएगा। बात समझ गए? यहाँ नोट में लिख भी दिया, आवेश रहने पे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चा क्या करता है कि आवेश जैसे आएगा चार्ज तो द्रव्यमान के बारे में भी सोचने लगता है, क्या होगा, नहीं होगा। आवेश रहने पे, हाँ, यानी चार्ज रहने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन संख्या 12 कहाँ लिखे हैं? हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या 12 इसलिए हुआ कि द्रव्यमान संख्या घटाओ परमाणु संख्या। तो सोडियम है तो सोडियम का द्रव्यमान संख्या होता है 23 और परमाणु संख्या होता है 11। तो 23 में 11 घटा दिए तो कितना बचेगा? समझ गए बात को? तो ये सब चीज के बारे में पीछे लिखा है। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है, हाँ, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये सब चीज बताया है पीछे। आप लोगों को संडे में मौका मिलेगा, जो छूटा हुआ है ना वो सब बता देंगे, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए यहाँ लिख दिए न्यूट्रॉन की संख्या बराबर लिख दिए ए माइनस जेड। ए हो गया द्रव्यमान संख्या, जेड हो गया क्या कहते हैं परमाणु संख्या। तो 23 में से 11 घटा करके 12। चलिए तब आगे बढ़े, अब मिटा दें इसको, लिख लिए हैं? नोट में लिखे हैं आवेश रहने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ गए? आवेश रहने पर, आवेश का इंग्लिश क्या होता है? चार्ज। आवेश रहने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसलिए बताएं, जैसे देखिए यहाँ इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। इसका भी द्रव्यमान कितना है? 23। लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है। तो ये बच्चे कंफ्यूजन होने लगता है कि आखिर क्या करे, चार्ज आया इसका द्रव्यमान क्या होगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज रहने पे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको नोट में लिखवा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, चलिए मिटा दें अब इसको, लिख लिया ना? चलिए आइए, अब आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने बताते हैं। हाँ, अणु की संख्या और परमाणु की संख्या, ठीक। तब हम लोग फिर एक बार घूम के आएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज में। हाँ, आयन में कैसे निकाला जाता है उस पे आएंगे लौट करके। देखिए लिखे तो या तो पहले लिखिए अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, उसके बाद लिखिए परमाणुओं की संख्या, ठीक। अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या। जैसे कि लेते हैं एकदम सिंपल सा लेते हैं, जैसे हम लिख दें यहाँ क्या H2, क्या लिखे हैं H2। आपसे पूछे बताइए कितना अणु है इसमें और कितना परमाणु है, आप क्या बताइएगा? अणु की संख्या इसमें कितना है? अणु की संख्या 2 नहीं 1, क्योंकि अणु का डेफिनेशन क्या बताए थे? परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें 2 परमाणु मिल करके एक अणु बनाया है ना, 2 परमाणु मिला है ना। हाइड्रोजन का कितने परमाणु है इसमें? 2। तो परमाणु की संख्या इसमें 2 है, लेकिन अणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु, हाइड्रोजन के एक अणु में। अगर यही चीज लिखेंगे 2H2, क्या लिख दिए 2H2। अब पूछेगा अणु की संख्या कितना है, तो 2 है। अणु की संख्या कितना है? 2। कहेगा इसमें परमाणु की संख्या कितना? 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। समझ में आया कुछ? तो अणु जो होता है ना उसका कोफिशिएंट देखा जाता है, इसका गुणक क्या है। इसके आगे नहीं कुछ तो कितना है 1, इसके आगे कुछ है तो कितना है 2। अगर इसके आगे 10 लगाते हैं ना तो अणु की संख्या कितना होता है 10, परमाणु की संख्या कितना होता है 10 गुना 2 करते कितना होता है 20। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि हम लेते हैं तीसरा, हम ले लेते हैं O2। आपसे पूछा जा रहा है इसमें बताइए अणु की संख्या कितना है? 1 है। परमाणु की संख्या कितना है? हम ले लेते हैं O3। अणु की संख्या कितना है? 1 है। परमाणु की संख्या कितना है? 3। समझ गए? दोनों में अंतर है।
ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है। समझ गए बात को। अब देखिए हम ले लेते हैं H2O। क्या ले लिए? अणु की संख्या कितना? एक। अणु की संख्या कितना? इसका कोफिशिएंट देखिए ना, कोई नहीं है तो एक है, कोई नहीं तो एक है। लेकिन इसमें परमाणु की संख्या अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 3। 2 गो हाइड्रोजन, एगो ऑक्सीजन, 2 + 1 कितना हो गया? 3। समझ में आया कुछ? अगर यही लिख देते 2H2O, 2H2O, अणु की संख्या कितना? 2। अब बताइए इसमें परमाणु की संख्या कितना? 5 नहीं। जब एक अणु में 3 परमाणु है तो 2 अणु में 6 परमाणु होगा, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है ये पूरे के साथ गुना है ना। ये जो गुणक है ये किसके साथ है? पूरे के साथ है। तो 2 1 3 गुना 2 कितना हो गया? 6। 2 1 3 गुना 2 6 हो गया। समझ में आ गया बात ना। ये जो कोफिशिएंट है ये पूरे के साथ गुना है। तो कहने का मतलब 2 गो हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 और 2 से गुना, 3 दूनी 6। यहाँ परमाणु कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? तो इसको इस तरह नहीं लिखा जाता है। चलिए फट से लिखिए। इससे बड़ा बड़ा कंपाउंड अभी लेंगे, जल्दी से उतारिए। समझ में आ रहा है अणु और परमाणु कैसे निकाला जाता है? लिखिए लिखिए। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे दीपक? कौन सी? अणु और परमाणु निकालने समझ में नहीं आ रहा है? आ जाएगा, अभी लिखो ना। इतना तो जान रहा है ना कि परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो तुम देख लो कि अगर ये बना है तो इसमें हाइड्रोजन गिन सकता है ना। कई गो हाइड्रोजन है? 2 गो। अगर हम H2 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना? इससे ज्यादा तोड़ सकते हैं क्या? ये सबसे छोटा पार्ट हुआ या नहीं हुआ? तो तत्वों का सबसे छोटा पार्ट को परमाणु कहते हैं। तो कई गो पार्ट है? 2 गो। यानी परमाणु कितना हो गया? 2। और इन दोनों को मिला करके एगो बनाए हैं। इसके आगे नहीं कुछ तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो ये बताता है अणुओं की संख्या। ये क्या बताता है? अणुओं की संख्या। अगर यहाँ 2 लिखते तो अणु 2 होता। तो परमाणु इसमें एक अणु में 2 परमाणु तो 2 अणु में 4 परमाणु, एक अणु में 2 परमाणु तो 10 अणु में 20 परमाणु। समझ गया? इस तरीके से निकाले हैं इसको कैलकुलेट करके। लिख लिया इसको? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ देखिए अब इससे बड़ा कंपाउंड लेंगे। जैसे हम लिखते हैं H2O2 लिए। क्या ले लिए? H2O2। बताइए इसमें अणु की संख्या कितना है? अणु की संख्या कितना? 1। 1 है। अणु की संख्या कितना? 1 है। इसके आगे नहीं कुछ तो क्या छिपा हुआ? हमेशा इसका देखिए कोफिशिएंट। ये तो 2 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन मिल करके ने एगो अणु का निर्माण किया है। क्योंकि अणुओं का निर्माण के लिए डिफिनेशन क्या बताएं? कम से कम 2 परमाणु, ज्यादा से ज्यादा तो 10-20 परमाणु हो सकता है? उससे क्या दिक्कत है? तो यहाँ देखिए ये जो H2O2 है ना, इसका नाम है इस कंपाउंड का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एक अणु है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एक अणु में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 परमाणु है। समझ में आया? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एक अणु में 4 परमाणु है। जैसे हम लिख दें H2SO4, इसका नाम आप जान रहे हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने अणु है? एक अणु है। एक अणु में कितना परमाणु? गिन के देखिए कितना है? बताइए कितना है? 2 गो हाइड्रोजन, 1 गो सल्फर और 4 गो ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन कितना हो गया? अब देखिए ना, हाइड्रोजन कितना है और सल्फर कितना है? 1 गो, और ऑक्सीजन कितना है? 4 गो। तो 2 1 3 4 कितना हो गया? 7। अब इसी चीज को अगर हम लिख दें कि 2H2SO4, अणु की संख्या बताइए इसमें कितना हो गया? इसका कोफिशिएंट 2 है तो अणु की संख्या कितना हो गया? 2। अब कहेगा परमाणु की संख्या 14 ना हो जाएगा, क्योंकि एक अणु में 7 परमाणु तो 2 अणु में 14। ये जो कोफिशिएंट है ये पूरे के साथ गुना होगा। समझ गए? तो यहाँ देखिए 2 1 3 और 4। दीपक कुमार देखो ना बोर्ड, तब ना समझ में आएगा। 2
एक 3 और 4 कितना हो गया 7 और 2 से गुना है 7 दूनी 14। तो क्या करें डायरेक्ट हम यहाँ लिख दें 14, कोई दिक्कत समझ में आ जाएगा ना। तो ये हो गया, यही चीज है। देखिए आपको इस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ नहीं मिलेगा, साधारण लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ Al2SO4, क्या लिख दिए Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3, इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम सल्फेट। Al2SO4 होल 3 इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। इसमें पूछेगा आपसे अणुओं की संख्या, एक अणु की संख्या एक, यहां देखा जाता है इसका कोफिशिएंट एक अणु है, लेकिन आप हमको इसमें परमाणु की संख्या निकाल के बता दीजिए है कितना, हम जोड़ के देखेंगे। देखिए यहाँ एल्युमिनियम कई गो है, देखिएगा समझिएगा इसको, एल्युमिनियम कितना है 2 गो। इसके अंदर देखिए सल्फर कई गो है, ऑक्सीजन कई गो है 4 1 5 और होल 3 है 5 तिया 15 और 2 कितना हुआ? तो 17 कौन बोले थे? समझ गया बात को? तो 2 गो है एल्युमिनियम। उसके बाद देखिए यहाँ 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन और होल 3 का मतलब क्या होगा? 3 से गुना होगा, 3 से गुना होगा। ये हो गया 2 + 5 × 3 कितना हो गया 15, कितना हो गया टोटल 17 परमाणु है इसमें। कितना परमाणु है? 17 परमाणु है। चलिए लिखिए है तो 9 में से 14 कैसे हुआ? इसीलिए तो आपको इसमें समझा के डायरेक्ट लिखे थे। देखिए कैसे हुआ, ये 2 है ना, 2 सबके साथ गुना है, 2 को लिखिए बाहर। ठीक, अब देखिए इसके अंदर कितना है 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 2 + 1 + 4 4 1 5 2 7 × 2 कितना हो गया? ठीक, यानी सीधी सी बात है, अगर एक अणु में 5 परमाणु है तो 2 अणु लेंगे तो 10 परमाणु हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में 7 परमाणु है तो 2 अणु में कितना हो गया 14। अगर हम इसको 3 यहाँ लिखते हैं 3 अणु तो कितना होता है 21 होता। अगर यहाँ 4 अणु लिखते हैं कितना होता 28 होता। बात समझ गए? तो ये गुणक है, तो एक अणु में पता चल जाएगा तो 1000 अणु में परमाणु पूछेगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? बिल्कुल। चलिए लिखिए इसको। लिख लिए? मिटा इसको, ऊपर वाला मिटाते हैं, नीचे लिखो। चलिए गप नहीं कीजिएगा, देखिए इधर। अब देखिए आगे लिखते हैं, मान के चलिए हम CuSO4 × 5H2O लिख दिए, 5H2O, CuSO4 × 5H2O। आपसे इसमें पूछेगा अणु की संख्या बताइए और परमाणु की संख्या बताइए, हैं? कितना होगा अणु की संख्या? 5 नहीं, और बढ़ाइए 6 होगा। देखिए कैसे, एगो है यहाँ कॉपर सल्फेट और 5 गो है जल, है ना? एगो है कॉपर सल्फेट और 5 गो क्या है जल। तो अणु की संख्या 1 + 5 कितना हो गया? समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसमें देखिए 2 कंपाउंड मिला हुआ है, कितना है? ये सिंगल कंपाउंड था, इसमें 2 कंपाउंड मिला, यानी कि कॉपर सल्फेट लिए उसमें लेकिन 5 अणु जल भी मिला दिए, 5 अणु। तो कॉपर सल्फेट 1 और जल कितना है 5 अणु, तो 5 1 कितना हो गया 6 अणु। अब टोटल इसमें परमाणु जोड़ना है, टोटल परमाणु। तो देखिए यहाँ Cu कॉपर कितना है 1, इन है कि C अलग है U अलग है, ये Cu का मतलब कॉपर, एगो कॉपर है और एगो
सल्फर है, 4 गो ऑक्सीजन है, 4 गो ऑक्सीजन है। उसके बाद देखिए फिर प्लस देंगे, ये प्लस होने के बाद देखिए यहाँ 5 और यहाँ देखिए जल, 2 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन, 2 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन, तो 5 × 2 + 1, 5 × 2 + 1 जोड़ लेंगे, यहाँ कितना हो गया 2 4 6, 6 प्लस कितना हो गया 5 × 15, कितना हो गया टोटल 21 गो परमाणु है। कितना परमाणु है 21 परमाणु है। समझ में आ गया बात, कितना परमाणु है 21 परमाणु है। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, C12 H22 O11 में अणु परमाणु, C6 H12 O6, सब में बनाइए अणु परमाणु की संख्या फटाफट। लिख लिए, बन जाए, कितना कितना बना है इसमें हैं, कितना आया इसमें, एगो है। इसको जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, चीनी। क्या नाम है इसका, चीनी। ठीक, अब इसमें परमाणु जोड़िए, कितना है, जोड़ लेंगे 12 22 11, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, जोड़िए कितना हो गया 45। सही सही जोड़े है ना। ठीक, इसमें जोड़िए, ये भी एक अणु है, इसको क्या बोलते हैं C6H12O6, या तो ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या, ये टूटने के बाद ये प्राप्त होता है, समझ गए। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर जब बनता है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता है। इसमें कितना आ गया, यानी कि 6 + 12 + 6 कितना हो गया 24, कितना आ गया 24। कोई दिक्कत नहीं, तो एगो लिखिए तो पोटासियम का, हाँ पोटासियम का फॉर्मूला लिखिए, K2SO4Al2SO4 इंटू 24 H2O, इसी को बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं इसको, इसमें बता दीजिए अणु और परमाणु की संख्या, पोटासियम में अणु और परमाणु की संख्या बताइए। हैं, हाँ जोड़िए, अणु की संख्या सबसे पहले बताइए, अणु की संख्या किसी का कहना है 25, किसी का कहना है 26। हाँ एक बार जोड़ के देखिए, K2SO4 एक अणु, K2SO4 एक अणु, Al2SO4 एक अणु, और जल कितना है 24, तो जोड़िए ना, तो 1 + 1 + 24 कितना हो गया, अणुओं की संख्या, पोटेशियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, और जल 24 गो हो गया, 1 1 और 24 कितना हो गया 26। समझ में आया। तो यहाँ पोटेशियम सल्फेट एगो है, एल्युमिनियम सल्फेट एगो है, जल 24 गो, तो टोटल कितना हो गया 26। तो 26 गो हो गया इसमें अणु। अब आप हमको बता दीजिए इसमें परमाणु कितना है, जल्दी से बताइए, परमाणु कितना है 96 ना। किसके कौन कौन जोड़ के निकालें 96 होगा, कितना हो जाएगा 96। देखिए कैसे जोड़ते चलिए, यहाँ देखिए इधर बोर्ड देखिए, पोटेशियम कै गो है बताते चलिए, हम पूछेंगे आवाज आना चाहिए। पोटेशियम कितना है 2 गो, सल्फर कितना है, यहां बताइए जहां महत्व रखें 1, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है 4, एल्युमिनियम कितना है 2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ 3 × ले लेते हैं, तो यहाँ इसके अंदर देखिए ब्रैकेट में 1 और 4 5, 1 + 4 ये हो गया, फिर प्लस देंगे क्या है 24, फिर इसके अंदर देखिए 2 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन, 2 + 1। अब देख लीजिए जोड़िए इसको, ये हो गया आपका 2 1 3 4, 7 2 9 + 4 1 5 ×
15 प्लस 2 1 3 और गुना 24 कितना हो गया 72। जोड़ लीजिए इसको, 5 2 7 और 9 कितना हो गया 5 2 7 और 9 कितना हो गया 16 ना। 16 का 6 1 7 1 8 1 9 कितना हो गया 96 एटम है। कितना है 96 एटम है। बात समझ में आ गया। तो घर में बैठ करके एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा अपने से, और सारा कई कंपाउंड ले लेकर के अपने से कैलकुलेट करके निकालने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए। आज यहीं तक रहने देते हैं, हाँ कल फिर मिलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, अपने से घर में बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा। जिसको जो कंफ्यूजन होगा कल निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा।